अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 191 मिसिंग पैकेट। लैला को ऐसे दरवाजे पर ठिठके हुए देखकर कबीर ने भी अंदर झांक कर देखा। अगले ही पल कबीर के एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल वैसे ही हो गए थे। लैला ने परेशान होते हुए अंदर कदम रखा और बोली, कमरा तो बाहर से बंद था, तो फिर आखिर ये किसने किया होगा? कहते हुए वो पूरे कमरे पर नजर डालने लगी। एक एक सामान की हालत ऐसी हो रही थी जैसे वहां पर कोई जबरदस्त सर्च ऑपरेशन करके गया हो। लैला ने एकदम से इंटरकॉम के पास बढ़कर फोन का रिसीवर उठाते हुए कहा, मैं भी होटल मैनेजमेंट को फोन करती हूँ। ये क्या हरकत है कि किसी के भी एब्सेंस में उसके कमरे में इस तरह से तबाही मचाई जाएगी। लेकिन अभी वो रिसेप्शन का कोड डायल करती ही कि तभी कबीर ने तेजी से आकर उसका हाथ थामते हुए कहा, लैला, ये वक्त जोश में आकर कोई भी स्टेप उठाने का नहीं है। हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए। लेकिन लैला अपने कमरे की हालत देखकर कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी। उसने कहा, लेकिन कबीर सर, मेरे कमरे की हालत कोई छोटी मोटी बात नहीं है। होटल की सिक्योरिटी की जवाबदेही तो बनती है ना, इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे उनसे बात करके यहाँ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन कबीर ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, बच्चों जैसी बेवकूफी मत करो लैला। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, तो ये केस तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। कहकर उसने भी एक भरपूर नजर पूरे कमरे में दौड़ाई। वाकई में पहली नजर में बिखरे हुए सारे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ जबरदस्त तरीके से कुछ ढूंढने की कोशिश करके गया है। लैला ने थके हारे अंदाज में बेड पर बैठते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये सब उन्हीं लोगों का कारनामा तो नहीं। लेकिन वो लोग अब मुझे ऐसे क्यों परेशान करेंगे? उनकी चीज तो उन्हें मिल गई ना। लैला हर पहलू पर सोचे जा रही थी। उसकी इस बात पर कबीर ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, अब बस यही जानने की जरूरत है। तब लैला अचानक से कुछ सोचकर उठी और कहा, मैं भी सहगल सर को एक पूरी बात बताती हूँ। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहन को भेजी गई मिठाई में ड्रग्स छुपे थे। लेकिन कबीर ने इस बार भी उसका हाथ थामकर उसे वापस बिठाते हुए कहा, ओ लैला लैला, प्लीज अभी ऐसी कोई बेवकूफी मत करो। तुम्हें लगता है कि सहगल को उन पैकेट्स के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन मान लो 1% भी ऐसा चांस अगर है कि ये सब कुछ सहगल के इशारे पर या उसकी जानकारी में हुआ था, तो क्या सहगल तुम्हारी कोई भी शिकायत सुनेगा? और सबसे बड़ी बात, ऐसे मामलों में अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनका राज जान गई हो, तो वो तुम्हें ऐसे आराम से नहीं छोड़ेंगे। इससे बेहतर है कि जब तक हमें पूरी बात पता न चल जाए तब तक कोई औने पौने स्टेप उठाने से बचें। कबीर की पूरी बात सुनने के बाद लैला को भी महसूस हुआ कि शायद कबीर ठीक ही कह रहा है। उसे ये बात सोचकर ये झुरझुरी सी आ गई कि सहगल भी इन सब में इन्वॉल्व हो सकता है। उसने शून्य में निहारते हुए धीरे से कहा, अगर सहगल साहब को ये बात पता थी तो इसका मतलब उन्होंने जानते बूझते हुए मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाला। वो तो मेरी किस्मत थी कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से बचती बचती अपने बैग के साथ यहाँ चली आई। इवन यहाँ लंदन एयरपोर्ट पर अगर उस पुलिस वाले ने मिठाई के डिब्बे में उसी वक्त ड्रग्स बरामद कर लिए होते तो मेरा क्या हाल होता? लैला को परेशान होता हुआ देखकर कबीर ने लैला के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा लैला। वो लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब तुमने मिठाई का पैकेट उनके हवाले कर दिया तो फिर वो तुम्हारे कमरे में आखिर क्या ढूंढने आए होंगे? कबीर के सवाल ने लैला को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सहगल अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाते हुए हेलो कहा तो उधर से अरमान की घबराई हुई सी आवाज आई, सर, एक बहुत जरूरी खबर है। सहगल ने विस्की का ग्लास अपने होठों से लगाकर एक छोटी सी घूंट भरी और बोला, क्या हुआ अरमान, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब अरमान ने कहा, खबर ही कुछ ऐसी है सर कि आप भी सुनेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। सहगल को उनकी बात सुनकर थोड़ी फिक्र हुई, क्योंकि आमतौर पर अरमान कभी इतना परेशान साउंड नहीं करता था। सहगल साहब ने जल्दी से कहा, तो पहेलियां ही बुझाता रह जाएगा कि पूरी बात भी बताएगा? सहगल साहब की बात सुनकर फिर अरमान ने कहा, भाई का फोन आया था। भाई का नाम सुनते ही सहगल कुछ अलर्ट होते हुए बोला, माल की डिलीवरी तो हो गई है, तो किस बात की परेशानी हो रही है उसे?
अभी वो कह रहे थे कि अरमान ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, सर वो कह रहे हैं कि पैकेट्स में से एक पैकेट मिसिंग है। ये सुनते ही सहगल चौंक कर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस बॉक्स में से सिर्फ एक पैकेट निकलकर आखिर कहां जा सकता है? उधर से अरमान ने कहा, यही तो सोचने वाली बात है ना सर, सिर्फ एक पैकेट मिसप्लेस कैसे हुआ? भाई के आदमी मुझे धमकी देकर गए हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर वो पैकेट नहीं मिले तो फिर भाई अपने हिसाब से काम करेंगे। ये सुनते ही सहगल के माथे पर परेशानी की लकीरें छा गईं। उसने विस्की का ग्लास लगभग टेबल पर पटकते हुए कहा, ओ क्या मुसीबत है। लेकिन अरमान, तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो एक मिसिंग पैकेट आखिर कहां जा सकता है? तब अरमान ने कुछ याद करते हुए कहा, सर मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर ध्यान आ रहा है कि जब लैला मैम मुमताज आपा के घर से निकल रही थी तो वो काफी परेशान सी दिख रही थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे टाल दिया। और जब ये बात सामने आ रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लैला मैम को ड्रग्स के बारे में पता चल गया हो। ये सुनते ही सहगल के होश उड़ गए। उसने अरमान को डांटते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो अरमान, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हुआ हो। और इस बात को ऐसे भी समझ कि अगर लैला को उस बॉक्स में ड्रग्स के पैकेट होने की बात पता चल जाती तो क्या वो ऐसे ही चुपचाप रह पाती? उसने क्या मुझसे और किसी के बारे में इसका जिक्र नहीं किया होता या कुछ पूछा नहीं होता? सहगल की बात सुनकर अरमान को भी ये बात लॉजिकल लगी। उसने धीरे से कहा, ये बात तो आप सही कह रहे हैं सर। अभी वो कह ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने जोर से नॉक किया। अरमान ने जल्दी से सहगल का फोन रखते हुए कहा, दरवाजे पे कोई है सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कहकर उसने रिसीवर रखा और दरवाजा खुलने चला आया। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सामने खड़े कबीर पर पड़ी। न जाने क्यों कबीर को अपने सामने देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने एक फेक स्माइल चेहरे पर लाते हुए कहा, कबीर सर आप, कुछ काम था तो मुझे बुला लेते ना। कबीर ने उसका चेहरा गौर से देखकर अंदर आते हुए कहा, नहीं, मैंने सोचा हर बार तुम्हें तकलीफ देना सही नहीं है, इसीलिए खुद ही तुम्हारे कमरे में चला आया। कहकर कबीर ने कमरे में रखे सोफे पर बैठते हुए अपनी सिगरेट सुलगा ली और फिर एक लंबा कश लगाते हुए बोला, तो अरमान क्या हो रहा है? अरमान दिल ही दिल में बुरे अंदेशे लिए कुछ हिचकिचाते हुए बोला, अच्छा हो रहा है सर, सब अच्छा जा रहा है, शूटिंग भी अच्छी है और डायरेक्टर ने लोकेशन भी काफी अच्छी पसंद की है। कहते हुए वो कबीर की बगल वाली चेयर पर आ बैठा। तभी कबीर ने अपना एक हाथ बढ़ाकर चेयर के हैंडल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ दबाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कबीर की इस हरकत से अरमान कुछ और सकते में आ गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं तो सर, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगा सर। उसे इस तरह परेशान होता हुआ देखकर कबीर का शक अब यकीन में बदलने को था। उसने अपनी हथेली का दबाव कुछ बढ़ाते हुए एकदम से खुरदरे लहजे में कहा, कबीर नाम है मेरा, मुझे झूठ नहीं बोल पाओगे अरमान, इसीलिए बेहतर है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना जो कुछ भी हो रहा है ना वो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही सहगल के लिए। अरमान ये सुनकर एकदम से कांपने लगा था। कबीर ने कहा, मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बात को ऐसे डील करूंगा कि तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, इसीलिए जो भी बात है बताओ मुझे। अब अरमान के पास कबीर को सब कुछ बता देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने कबीर को सारी बातें बता दी। सुलोचना जी के लिए नर्स आई तो सुहाना कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर निकल आई थी। सुपरमार्केट से सामान लेने के बाद उसने सामने अपना फेवरेट रेस्टोरेंट देखा तो वो कुछ खाने के लिए चली आई। अपने फेवरेट टेबल पर आकर बैठते हुए उसे बरबस ही नरेन की याद आ गई। दोनों अक्सर इसी कोने में जाकर बैठा करते थे। अपने लिए कॉफी ऑर्डर करके वो खिड़की से बाहर देखने लगी थी। तभी एक आवाज उभरी, तुम, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं दिख गई। उस आवाज पर सुहाना ने पलटकर देखा तो सामने लतिका जी खड़ी थी। उसके होठों से बरबस ही मां निकलने वाला था, लेकिन उसने ऐन वक्त पर अपने आप को रोक लिया और एक तंज भरी स्माइल देते हुए कहा, हेलो लतिका जी। उसने किसी अनजाने की तरह उनका नाम पुकारा। ये सुनकर
लतिका जी के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उन्होंने उसके सामने बैठते हुए एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं सोच ही रही थी कि आखिर तुमसे कहाँ मिला। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जा सकता है। सुहाना ने अपना ऑर्डर रिसीव करते हुए जवाब दिया, कहिए, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको मुझसे मिलने की इतनी ख्वाहिश दे दी? लतिका जी ने उसे सख्त नजरों से घूरते हुए कहा, ये सब कुछ जो तुमने किया है ना, उस 2 टके की औरत को अपने घर लाकर। अभी लतिका जी कह ही रही थी कि तभी सुहाना ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, 1 मिनट लतिका जी, वो औरत मेरी माँ है, इसीलिए उनका नाम तमीज से लीजिए। उसका गुस्सा देखकर लतिका जी ने एक तंज भरी स्माइल होठों पर सजाते हुए कहा, रास्ते की धूल अगर शूज के साथ लगकर घर के अंदर चली आए तो उसे माथे पर नहीं सजाते, बल्कि अच्छे से धोकर उससे पीछा छुड़ाते हैं। इसीलिए मुझे मत सिखाओ कि किसके लिए कौन सा टर्म यूज करना है। लतिका जी की बातें थी या कोई जहर बुझा हुआ तीर? उनके एक एक शब्द सुहाना को गहरे लगे जा रहे थे। वो अपना गुस्सा बर्दाश्त करती हुई वहीं बैठी रही। तब लतिका जी ने आगे कहा, ये बात मैंने अजीत को भी तुमसे कहने के लिए कही थी, पता नहीं उन्होंने तुमसे कहा कि नहीं, इसीलिए मैं अपने से भी दोहरा दे रही हूं। उसे अपने घर लेकर आई हो ना तुम, तो उसे वहीं रखना, अपने घर में। अगर वो तुम्हारी माँ होने की हैसियत से तुम्हारे घर की 4 दीवारी से बाहर निकली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर पाहूजा परिवार के तुम पर बचपन से लेकर अब तक के जितने एहसान हैं, कम से कम उन्हीं एहसानों के बदले ही सही, ये बात कतई भी पब्लिक में नहीं जानी चाहिए कि दुनिया आज तक जिसे अजीत पाहूजा की बेटी समझती आई है, उसकी मां लतिका पाहूजा नहीं, बल्कि एक 2 टके की जूनियर आर्टिस्ट है। लतिका जी की बात सुनकर सुहाना के चेहरे पर शदीद बेइज्जती के एक्सप्रेशंस उभर आए थे। उसने अपने जबड़े को भींचते हुए जैसे एक एक शब्द चबाते हुए जवाब दिया, आपके पति अजीत पाहूजा ने मुझे ये बात ऑलरेडी बता दी है और मैं समझ भी गई थी। लेकिन यू नो व्हाट, अब आपने इस घटिया लहजे में मेरी माँ के बारे में जो भी अनाप शनाप बातें की है ना, अब उसके बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब आप ही नहीं बल्कि दुनिया देखेगी कि जिसे आप 2 टके की औरत कह रही है ना, उसकी ये बेटी उसे कैसे इज्जत दिलवाती है। कहकर उसने अपना ऑर्डर फिनिश किया और लतिका जी को घूरती हुई काउंटर की तरफ आ गई। लतिका जी की बातों ने सुहाना के जैसे तन बदन में आग सी लगा दी थी, जबकि पीछे बैठी रह गई लतिका जी के चेहरे पर एक जीत भरी स्माइल बिखर गई थी। उन्होंने धीमे लहजे में खुद से ही कहा, तुम अभी लतिका पाहूजा के सामने बच्ची हो सुहाना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और शतरंज के इस बिसात में तुम्हारे मोहरे भी मेरे लिए आसानी का खेल ही खेलने लगेंगे। आखिरकार जीत फिर मेरी ही होनी है। ये कहते हुए लतिका जी के चेहरे पर गजब की मक्कारी झलक रही थी। अपना रूम अरेंज करते हुए लैला को काफी देर लग गई थी। हालांकि कबीर भी उसके साथ लगातार बना हुआ था। उसने भी उसकी काफी मदद की। बुरी तरह से थकने के बाद लैला हाथ मुंह धोकर जब वापस कमरे में आई तो कबीर ने उसके लिए कॉफी ऑर्डर कर दी थी। फोन रखकर वो जैसे ही पलटा, वैसे ही लैला ने उसकी तरफ थकी थकी नजरों से देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच कबीर सर। अब तो आपका इतना फेवर ले चुकी हूँ कि ये थैंक यू भी परेशान हो गया होगा कि कितनी बार इस्तेमाल करूं मैं इसे आपके लिए। लेकिन कबीर यूं ही मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। लैला ने साइड टेबल पर पड़ा अपना हैंडबैग उठाया और उसमें हाथ डालकर वैसलीन ढूंढने लगी। तभी डोरबेल बजी तो कबीर ने उठकर दरवाजा खोला। वेटर उन्हें विश करता हुआ ट्रॉली के साथ कमरे में आ गया। लैला ने देखा कि उसमें चाय के अलावा कुछ स्नैक्स भी थे। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। वो सोफे पर बैठने के लिए बैग में हाथ डाले जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही उस ट्रॉली के पहिए से ठोकर लगी। वो लड़खड़ा सी गई और उसके हाथ से बैग छूटकर नीचे जा गिरा। स्नैक्स सर्व करते हुए वेटर ने एकदम से हड़बड़ाकर सॉरी कहा और नीचे की तरफ लैला का गिरा हुआ बैग उठाने के लिए झुका। तभी लैला की नजर बैग से गिरे हुए सामान की तरफ उठी और उसका दिल जैसे एकदम से थक से रह गया। ड्रग्स का एक पैकेट ठीक वेटर के पैरों के पास पड़ा हुआ था। क्या ड्रग्स के इस पैकेट के उसके बैग में होने की बड़ी कीमत चुकानी होगी लैला को? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।